गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 2 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न भी पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में 2 क्विज का प्यारा सा मतलब 2 क्वेश्चन का प्यारा सा क्विज देखेंगे, ठीक है, जिसका उत्तर आप खुद दोगे कमेंट सेक्शन में, जिसका सही उत्तर हम आपको अगले वीडियो में यानी कि 3 अगस्त को बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होगी सबसे प्यारे एक अच्छे से लाइन से, जो कि है ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट, ठीक है। यानी कि एक एक स्टेप, ठीक है, एक एक स्टेप जो होता है वह लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। जैसे है ना, आप अभी सोचते होगे कि एक ही दिन में बैठ करके बहुत ज़्यादा मतलब चैप्टर पढ़ लूँ, कवर कर लूँ, ठीक है। तो वो एक गलत स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये नहीं करो कि आप एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लो, दूसरे दिन आप बस 2 घंटे पढ़ पाओ, 1 घंटे पढ़ पाओ, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। तो वो बहुत मैटर करेगा। आपने कहानी सुना होगा बचपन में, कौवा वाला और घड़ा वाला, ठीक है। घड़े में पानी था, कौवा आया, एक एक मतलब कंकड़ पत्थर डालता गया और वो पानी ऊपर आया, पी के वो उड़ गया, ठीक है। इसलिए एक एक पत्थर काम आया ना उसके, तो वही इसमें बात कर रहा है, ठीक है। डेली आप कुछ ना कुछ स्टेप आगे बढ़िए, ठीक है। एक दिन बहुत ज़्यादा, एक दिन कम, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए, ये था प्यारा सा लाइन। अब शुरू करते हैं अपने प्यारे से वीडियो को, ठीक है। पहला न्यूज़ क्या आ रहा है? पहला न्यूज़ आ रहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, संतोष कुमार गंगवार, इनकी ये फोटो है यहाँ पे, ने झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, ठीक है। कहाँ के ये राज्यपाल बने हैं? ये बने हैं झारखंड राज्य के, ठीक है, 12वें। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि संतोष कुमार गंगवार राज्यपाल बने हैं झारखंड के, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस समय झारखंड में या फिर हर मतलब मैक्सिमम राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, तो ज़रा राज्यपाल के बारे में हमारे संविधान में क्या लिखा है उस पर हम थोड़ा एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में हमारा अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। भारत के प्रत्येक राज्य में, ठीक है, एक राज्यपाल होगा, ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा हमारे राष्ट्रपति जी, उनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री की मतलब सलाह पे, ठीक है। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मतलब बन जाएगा राज्यपाल, उसके लिए कुछ योग्यता भी चाहिए। तो योग्यता क्या है? योग्यता ये है पहला कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष से कम की आयु ना हो, ठीक है, 35 प्लस ही हो, ठीक है। तीसरा, कोई वो लाभ के पद पे ना हो, मतलब कि कोई सरकारी मतलब कर्मचारी ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। और चौथा क्या है? वो मतलब या फिर संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, ठीक है, सदस्य न हो। ये 4 क्राइटेरिया जो फॉलो करेगा वही उस मतलब योग्य होगा राज्यपाल बनने के, ठीक है। ठीक है, अब मान लो राज्यपाल जो बन गया, ठीक है, तो उसका कार्यकाल क्या होगा, ठीक है, कितने साल तक के लिए होगा वो? तो जनरली वो होते हैं 5 वर्ष के लिए, ठीक है। बट राष्ट्रपति बीच में कभी भी चाहे तो उनको उस पद से हटा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो बने रहते हैं उस पद पर, ठीक है। जनरली पद 5 साल का होता है, ठीक है। इनका वेतन कितना होता है? वेतन है 3.5 लाख प्रति माह, ठीक है, 3.5 लाख, ठीक है। जो कि मतलब ये 3.5 लाख है, तो इसका भी प्रावधान हमारे संविधान की अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची नंबर 2 में, ठीक है। वेतन के बारे में
अनुसूची नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो वेतन होता है ये देता कौन है? ये देती है राज्य सरकार। मतलब जिस राज्य में वो गवर्नर बन के जाता है, राज्यपाल बन के, वही राज्य सरकार उसको ये तनख्वाह देती है। ठीक है, चलिए, ये था राज्यपाल के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा राज्यपाल चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री जानना जरूरी था, हमारे संविधान में क्या है उनके बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या बन के आ रहा है? देखिए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर, ठीक है, रोहन बोपन्ना जी ने अपने टेनिस के प्लेयर थे, ये ओलंपिक में जब हार गए हैं तो इन्होंने संन्यास ले लिया है 2024 में। ठीक है, कौन? रोहन बोपन्ना। कौन से गेम से रिलेटेड है ये है टेनिस से। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा कि हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस गेम से है, तो वो है टेनिस। ठीक है, टेनिस से। इनके बारे में और जानते हैं। देखिए, इनके पास एक और उपलब्धि है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम जीते हैं ये 2024 की शुरुआत में ही। ठीक है, और क्यों इतिहास है ये? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी, 43 साल की उम्र में इन्होंने ग्रैंड स्लैम 2024 जीता है। ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, याद रहे, टेनिस 43 साल की एज में, ठीक है, ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, रोहन बोपन्ना जी। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए, क्रिकेट से एक न्यूज आ रही है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का कैंसर के कारण निधन हो गया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में चर्चित अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है, वह उनका संबंध किस खेल से है? तो वो है क्रिकेट से। ठीक है, इनके बारे में कुछ दे रहा है कि उन्होंने 1970 से 87 के मध्य में अपने भारत के लिए 40 टेस्ट और 15 एक दिवसीय मैच वनडे खेले हैं। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि अंशुमान गायकवाड़ का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए आगे एक और चीज़ देख लीजिए इनके बारे में कि इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है ना, इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है, ये देखिए यहाँ पे, गट्स एमिट्स ब्लड विथ। ठीक है, मतलब कि गट्स ए अमाइट ब्लड बाथ। ठीक है, जो कि अंशुमान गायकवाड़ जी के बारे में है। ठीक है, और ये लिखा कौन है? इसको लिखने वाले हैं आदित्य भूषण। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किताब का नाम क्या है। किताब का नाम है गॉड्स ए अमाइट ब्लड बाथ। ये किताब का नाम है। ये है किसके ऊपर? ये है अंशुमान गायकवाड़ जी के ऊपर है। ठीक है, और लिखा किसने है? वो लिखा है आदित्य भूषण ने। ठीक है, तीन चीज़, किताब का नाम, किसके ऊपर है, कौन लिखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है? ये देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह। ठीक है, जो कि माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, वो सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो आज मतलब ये 2024 का इस बार का थीम क्या है? थीम है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। ठीक है, अंतर को कम करना मतलब कि अगर सभी बच्चे को समान रूप में अगर माँ का दूध मिलेगा तो ठीक है, मतलब क्योंकि क्यों लिखा है अंतर को कम करना? क्योंकि माँ के दूध का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। आप कुछ भी अच्छे से अच्छा, कुछ भी मतलब दवाई के रूप में कुछ भी आप मतलब बच्चे को दे दीजिए, बट जो माँ का दूध होता है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए माँ का दूध जरूरी होता है, जिससे कि बच्चे का समान ग्रोथ हो, हर बच्चे का। इसलिए अंतर कम करना है और सभी के लिए स्तनपान समर्थन है। ठीक है, मतलब जिसकी माँ है, जिसकी माँ नहीं है, मतलब सबको बराबर मात्रा में स्तनपान मिल सके। ठीक है, ये इसका थीम है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1992 में। ठीक है, याद रहे, 1992 में विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले न्यूज़ पे। ये देखिए, ये आ रही है सेना से न्यूज़, वो है साधना सक्सेना। ठीक है, जिनको साधना सक्सेना नायर, ठीक है, जिनको मतलब पहली महानिदेशक चिकित्सा सेवा में मतलब चुना गया है। ठीक है, ये कि ये मतलब ये इस पद पर जाने वाली, ये इस पद पर जाने वाली पहली महिला है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ बना है कि सेना में महानिदेशक चिकित्सा सेवा में जाने वाली साधना सक्सेना नायर जी पहली महिला बनी है। ठीक है, याद रहे।
ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो ओलंपिक से आ रहा है। ओलंपिक में क्या हुआ है कि 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन पुरुष स्पर्धा में, ठीक है, एक और कांस्य मिल गया है हमें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, जो कि लाए हैं कौन, स्वप्निल कुसाले ने। ठीक है, ये इनका फोटो है। ठीक है, यानी कि अभी तक हम हमारे देश को 3 जो है मेडल मिले हैं। ठीक है, और तीनों जो है शूटिंग में आए हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में यह भारत का तीसरा पदक है। ठीक है, जो इन्होंने जीता है अभी, जिसमें तीनों पदक निशानेबाजी स्पर्धा में आए हैं। ठीक है, चलिए, तो बस ये ध्यान रहे, स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्या बन रहा है, प्रख्यात तमिल पुरालेख और इतिहासकार, ठीक है, वेदाचलम। ठीक है, वेदाचलम, याद रहे, वेदाचलम को 2024 के लिए श्री वेंकैया पुरालेख पुरस्कार, ठीक है, ये पुरालेख पुरस्कार है जिसका नाम है वी वेंकैया। ठीक है, उसको सम्मानित किया गया है, मतलब किनको, वेदांचलम को, 2024 के लिए। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। इन्होंने पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, मंदिर कला, धर्म और समाज जैसे विषयों पर 25 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें एज ए इतिहासकार के रूप में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, वेदाचलम को। ठीक है, वी वेदाचलम। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए कितना मोटिवेशनल ये न्यूज़ है, ये क्वेश्चन 8वां नंबर, कि सोचिए मुंबई की है ये, 16 वर्षीय, ठीक है, इनका नाम है जिया राय। ये इंग्लिश चैनल पार करके दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई। सोचिए, पैरा मतलब कि डिसेबिलिटी के साथ। ठीक है, सबसे कम उम्र में, यानी कि 16 साल में, और सबसे तेज मतलब कम से कम समय में। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली बन गई हैं। ठीक है, चलिए, ये तो मान लो न्यूज़ हो गया इस समय, बट ये देखिए इनका सबसे मेन चीज़ ये है ना कि कम समय में पार की है ये। ठीक है, वो समय कितना लगाई है ये, 17 घंटे 25 मिनट। ठीक है, ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है। अब इंग्लिश चैनल को, अब इंग्लिश चैनल है कहाँ पे, रुकिए पहले आपको मैं ये बता दूँ। आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है। इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में जो सागर है उसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है, यूके यानी इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में, इसे ही उन्होंने पार किया है वो। ठीक है, और इसको पार करने का इतिहास क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, इस चैनल को सबसे पहले पार करने वाला व्यक्ति कौन है, वो है कैप्टन कैप्टन मैथ्यू वेब। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये वहीं इंग्लैंड के ही हैं। ठीक है, जिन्होंने इसको सबसे पहले पार किया था तैर करके। ठीक है, वो सन था 1875 में। ठीक है, यानी कि पार करने वाले पहले व्यक्ति ये। अब पहले भारतीय कौन है जो जिन्होंने इसको पार किया, वो है मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। ठीक है, कौन से सन में, 1958 में। ठीक है, और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी, वो थी, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आरती साहा। ठीक है, पहली महिला भारतीय थी जिन्होंने उसको पार किया था, जस्ट एक साल बाद 1959 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, और ये सोचिए 16 वर्ष की उम्र में, वो भी मतलब पैरा तैराक बनी है। ठीक है, इनको डिसेबिलिटी है एक, मतलब उस डिसेबिलिटी का नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब ये समस्या जिसको होती है, वो मतलब सामाजिक संपर्क, जैसे हम नॉर्मली सबसे मिलते जुलते हैं, वो उनको नहीं आता अच्छे से। ठीक है, उनको सीखने का, जब मतलब जो जैसे हम कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख लेते हैं, सीखने और वो व्यवहार करने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोई भी व्यवहार करने में, जैसे मान लीजिए गुड बिहेवियर करने में थोड़ा उनको परेशानी होती है।
तो इसी समस्या से वो जूझ रही हैं वो, ठीक है। ये रिया जिया राय, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या आ रहा है ये देखिए, भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। ये अपना प्यारा भारत। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा एशिया कप का, ठीक है। तो वो करेगा अपना प्यारा भारत, ठीक है, 2025 के लिए एशिया कप में, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 यानी कि आज के दिन ही 1876 में हुआ था, ठीक है। तो आज इनका हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। वर्तमान आंध्र प्रदेश यानी कि ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि पिंगली वेंकैया 2 अगस्त 1876 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही हमारे सबसे प्यारे भारतीय तिरंगे को डिजाइन किया है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज को 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। इन्होंने मतलब ये कई देशों का झंडा का अध्ययन किए, फिर डिसाइड किए कि हमारे झंडा में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा रंग होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करने वाले यही थे, पिंगली वेंकैया, ठीक है। तो ये था हमारा झंडे के बारे में, ठीक है। झंडे के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम में मतलब मैक्सिमम पूछ देता है कि हमारे ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है, ठीक है। तो वो अनुपात है 3:2, ठीक है। 3:2, 3:2। और ये मतलब संविधान सभा द्वारा पहली बार कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। यानी कि हमारा झंडा 22 जुलाई 1947 को पहली बार संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। तो ये रहा हमारे झंडा के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हमारे स्टैटिक जीके पे, ठीक है। इसमें हम डेली 4-5 या फिर 6-6 क्वेश्चन डेली देखते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जीके बन सकते हैं एग्जाम में हमारे, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आज का क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपने ये पुस्तक का नाम सुना होगा अर्थशास्त्र, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चाणक्य, ठीक है। या फिर इन्हीं का अन्य नाम है कौटिल्य, या फिर इन्हीं का नाम है गुप्त विष्णु गुप्त, ठीक है। चाणक्य कह सकते हैं, कौटिल्य कह सकते हैं, या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये किस वंश या फिर किस मतलब किस समय में ये लिखा गया था? तो ये है मौर्यकालीन, ठीक है। मौर्य वंश से संबंधित है ये, ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा है और मौर्यकालीन है, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे पे, उपसौर, ठीक है। उपसौर किस तिथि को होता है? ठीक है। उपसौर मतलब कि बीच में ये सन है, ठीक है। इसके चारों तरफ पृथ्वी की जो परिक्रमा कर रही है, ठीक है। जब इनके सबसे समीप पहुंचती है पृथ्वी, ठीक है, तो उस दिन को बोलते हैं उपसौर, ठीक है। और जो सबसे दूर होती है उसको बोलते हैं अपसौर, ठीक है। तो अभी इसमें ये पूछ रहा है कि उपसौर किस तिथि को होता है, जो सबसे पास में जब पहुंचता है पृथ्वी सूरज के, तो वो कौन सा डेट होता है, ठीक है। तो वो कौन सा डेट है? वो है 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम योजना आयोग, ठीक है, जिसका अभी आप योजना आयोग वही है
जिसको हम लोग 2015 में समाप्त करके अब ला दिए हैं कौन, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तो यही जो इसी की बात कर रहा है कि ये तो चेंज हो गया 2015 में, लेकिन इससे पहले जब प्रथम योजना आयोग बना था 1950 में, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सबसे पहले तो उसके अध्यक्ष थे, इसके रुकिए, अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष सबसे पहले कौन थे? वो थे गुलजारी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये थे पहले उपाध्यक्ष और पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रथम योजना आयोग के। चलिए चलते हैं ये जीके के, हमको लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का जी, ये लास्ट जीके का। ये है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहले वायसराय कौन थे? ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहले वायसराय बने थे 1858 का जो एक्ट आया था उसके बाद। ठीक है, और ये एक्ट आया क्यों था? ये आया था इसलिए क्योंकि हमारे देश में बहुत ही फेमस 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसमें जो हमारे वहाँ आई थी EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको बहुत बड़ा धक्का लगा था। ठीक है, कि मतलब पहली बार ये एहसास हुआ उन लोगों को कि हाँ, भारतीय लोग भी मतलब बगावत कर सकते हैं। ठीक है, तो जब पहली बार 1857 में क्रांति हुई हमारे देश में, तो जो अंग्रेजी सरकार थी वहाँ की, इंग्लैंड की, उन्होंने कंपनी के हाथों से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी जो हमारे भारत में शासन कर रही थी, उसके हाथों से भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि 1857 तक हमारे देश को इंग्लैंड की एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। ठीक है, तो 1858 के बाद से उस शासन को कंट्रोल कर ली कौन? इंग्लैंड की जो संसद। ठीक है, उस समय थी वहाँ की महारानी विक्टोरिया। ठीक है, तो अब सीधा जो है भारत का पूरा प्रशासन इनके हाथों में चला गया और जो एक प्राइवेट कंपनी थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो जब कंपनी जब था यहाँ पे, तो कंपनी जो अपना सबसे मेन आदमी भारत में रखा हुआ था, तो उसको नाम हम लोग दे रहे थे गवर्नर जनरल। ठीक है, जब कंपनी हटी तो इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, और इसी पद को, ये मतलब ये पद था लेकिन इस पद को नया नाम दे दिया गया, नया नाम दे दिया गया वायस राय। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था वो कंपनी के आदमी था, वायसराय जो है वो महारानी का, यानी कि ब्रिटेन की संसद का आदमी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बना है यहाँ पे कि अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहले वायसराय कौन थे? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ मैं, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये पहले वायसराय बने। ठीक है, मतलब जब ये यहाँ पे थे तभी वो मतलब यहाँ पे ये चीज़ चेंज हुआ, इसलिए ये पहले गवर्नर जनरल थे। जब वो मतलब सत्ता चेंज हुई तो इन्हीं को वायसराय बना दिया गया पहला। तो अंतिम गवर्नर जनरल यही भी रहे और वायसराय यही हो गए, मतलब आदमी चेंज नहीं हुआ, बस पद का नाम चेंज हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले, हमारा जो सबसे प्यारा सा है क्विज, जिसका हमने नाम दिया है आ देखे जरा किसमें कितना है दम। इसमें हम पहले देखते हैं कल के, प्रीवियस डे के जो प्रश्न थे उसके उत्तर को देखते हैं, यानी कि 1 अगस्त 2024 का उत्तर। ठीक है, उसमें क्विज वन अपना ये था कि ब्लैक होल के अस्तित्व की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, तो उसका उत्तर होगा मिचेल। ठीक है, इसका उत्तर होगा मिचेल, जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल की अस्तित्व की कल्पना की थी। ठीक है, दूसरा क्विज क्या था? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति किस वंश से संबंधित है? ठीक है, मनुस्मृति, तो वो है शुंग वंश से।
ठीक है, मनुस्मृति है शुंग वंश से। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, अब आज के क्विज पे चलते हैं। ठीक है, देखे जरा किसमें कितना है दम। आज का क्विज है 2 अगस्त का। पहला क्वेश्चन क्या है क्विज में, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्विज क्या है, दूसरा क्विज है प्रयाग स्तंभ लेख किस गुप्त शासक ने लिखवाया था। ठीक है, क्विज 1 क्विज 2, इन दोनों का उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, और इसका उत्तर हम अगले दिन आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करिए और बुरा लगा हो तो भी कमेंट करिए। अच्छा लगेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप बुरा कोई कमेंट करोगे तो वो हम उसको अगले वीडियो में उसको सुधार करेंगे। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, लास्ट में अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ में समस्याएं सबकी बनी रहती हैं, इसलिए लाइफ में हंस करके जीने से नया मोटिवेशन आता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।